वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट वंस अगेन। आई होप कि आप सभी लोग हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और साथ ही मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए होंगे। इसी होप के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। टुडेज़ टॉपिक पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग पर मैंने एक वीडियो और बनाया था और आप लोगों ने सभी ने आई थिंक वॉच किया है। अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। एक बार लास्ट वीडियो के टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पावर शेयरिंग की डिफिनेशन समझाई थी कि पावर शेयरिंग क्या होता है। उसके अलावा मैंने एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका का आपको समझाया था और बताया था कि दोनों ही जगह अलग अलग सिचुएशंस थी और उन दोनों ही जगहों की सिचुएशंस को अलग अलग समझाया भी था। आज के टॉपिक में मैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम आपको समझाऊंगी कि वहाँ की स्थिति अलग क्यों थी श्रीलंका से। और दूसरी चीज़ लास्ट टॉपिक जो इसका है नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। तो लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिए। ओके, सभी लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अकोमोडेशन इन बेल्जियम मीन्स कि बेल्जियम ने किस तरह की समझदारी दिखाई। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी डाइवर्सिटीज़ को, अपनी रीजनल जो डिफरेंसेस थे उनको समझते हुए कुछ ऐसा रास्ता अपनाया, कुछ ऐसा किया जिससे बेल्जियम में सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं आई जो कि श्रीलंका में आ गई थी। ठीक है, इसके लिए वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। ये अमेंडमेंट 1917 टू 1993 तक, यानी कि लगभग 23 ईयर्स लगे इन चारों अमेंडमेंट्स के होने में। तो ये अमेंडमेंट्स क्या हैं उसको समझिए और बेल्जियम की सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ बेल्जियम लीडर्स was the constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the general government। means कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग करने वाले मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे, उनकी नंबर में कोई भी चेंज कभी भी नहीं होगा। अगर चेंज हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी। सेकेंड अमेंडमेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने अंडर में नहीं रख सकती है। उसको पावर्स दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा और फिर वो एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट होकर वर्क करने लगी। मीन्स कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रही। थर्ड अमेंडमेंट इज ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। मीन्स कि ब्रुसेल्स मैंने आपको बताया था कि जो कि बेल्जियम का कैपिटल है और वहाँ पर पूरे बेल्जियम से जस्ट उल्टा है। जहाँ पर पूरे बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग कम थे वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे। तो इस तरह से ब्रुसेल्स की जो स्थिति थी वो थोड़ी डिफरेंट थी और कैपिटल सिटी होने के नाते उसकी वैसे ही स्थिति थोड़ी सी चेंज थी। तो वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई कि ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी। ये थर्ड अमेंडमेंट था। फोर्थ अमेंडमेंट इज देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। मीन्स कि एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई गई जिससे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती थी उनके लैंग्वेज कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। डच कम्युनिटी अलग और फ्रेंच कम्युनिटी अलग या जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी अलग। इस तरह से ये कम्युनिटी अपने लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी उन्हें डिसीजंस लेने होते थे वो ये गवर्नमेंट लेती थी और उसके जो डिसीजंस होते थे वो गवर्नमेंट के द्वारा माने जाते थे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस नहीं करती थी। तो ये 4 अमेंडमेंट्स जो थे वो बेल्जियम के द्वारा किए गए, जिसकी वजह से बेल्जियम की स्थिति जो थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई कि वहाँ की इतनी सारी
डाइवर्सिटीज़ की वजह से भी वहाँ कभी भी सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं आई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग। मीन्स कि क्या ज़रूरत है पावर शेयर करने की, क्यों ज़रूरत है। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें से मेन जो 2 कारण हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न मीन्स कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वायलेंट हो जाते हैं लोग और बहुत ही मैसेकर जैसी स्थिति आ जाती है जो नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं बन पाती। तो प्रूडेंशियल रीज़न मेनली जो होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए होता है, ताकि लोगों पर बार बार इलेक्शन का खतरा ना मंडराए, लोग बार बार इलेक्शन का पार्ट ना बने, क्योंकि इलेक्शन में बहुत सारे जो है वो खर्चे आते हैं, बहुत सारे मैन पावर लगता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए मेनली ये ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए। सेकेंड थिंग इज़ कि पावर शेयरिंग से जो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं उनके साथ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए प्रूडेंशियल रीज़न यही बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं आती। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है मॉरल रीज़न, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग पर ही बेस है, तो वो तो पावर शेयर ही कहलाएगी। चाहे पॉलिटिकल आप पावर शेयरिंग ले लीजिए, जैसे कि कॉलिजन गवर्नमेंट होती है, बहुत सारी जो पार्टीज़ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं, वो भी एक तरह से पावर शेयर हुआ, क्योंकि सारी पार्टीज़ को कुछ ना कुछ पावर्स मिल गई। इस तरह से कॉलिजन गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ये एक मॉरल रीज़न है। तो नीड्स क्या है, प्रूडेंशियल रीज़न की वजह से और मॉरल रीज़न की वजह से पावर शेयरिंग की नीड्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स कि कितने तरह से पावर को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 टाइप से बताने वाली हूँ कि 5 तरह से ये पावर शेयर की जाती है। फर्स्टली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो पावर्स हैं वो सेम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों ही सेम लेवल पर पावर्स को शेयर करती हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको फॉलो करवाते हैं, और जुडिशरी अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उनके लिए पनिशमेंट देती है। इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। मीन्स कि एक तरफ जज को एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वही जज जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के वर्क को चेक करते हैं उनके। तो एक तरह से हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स डिफरेंट लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और हमारी कंट्री में थर्ड लेवल पे भी गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वर्टिकल जो होती है वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और इस तरह की पावर शेयरिंग को फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। थर्ड है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बेल्जियम में भी बताया था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग जो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, वो अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो बनाती हैं, और उसमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट हेरफेर नहीं करती है। ठीक है, थर्ड लेवल है कॉलिजन गवर्नमेंट। कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बनाने में कई पार्टीज़ को एक साथ मिला लेना। मीन्स कि अगर एक पार्टी बहुमत से नहीं जीत पाई है तो कई पार्टीज़ मिलकर अपने कैंडिडेट्स को मिलाकर गवर्नमेंट बनाती हैं, और वहाँ पर हर एक पार्टी के बीच में जो पावर्स का है वो शेयर होता है कि मतलब आपके पास इतनी पावर्स हैं, हमारे पास इतनी पावर्स हैं, या हमारी पार्टी का
जो कोई भी व्यक्ति होगा उसको ये डिपार्टमेंट मिलेगा, तो आपकी पार्टी के व्यक्ति को ये डिपार्टमेंट मिलेगा, तो इस तरह से पावर शेयर हो जाती हैं। ये होता है कोलिजन गवर्नमेंट। एंड लास्ट इज डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब ये कौन से होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे वर्कर्स का होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है, उसके अलावा जो ट्रेडर्स होते हैं उनका होता है। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं जो उनके पास भी पावर्स होती हैं और वो डिसीजन मेकिंग में एक तरह से अपना पार्ट देते हैं। तो ये है 5 टाइप्स की फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप कि आप लोगों को ये पावर शेयरिंग का पूरा टॉपिक जो है, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप बार बार मेरे वीडियो को देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।